चेक कर लीजिए स्टूडेंट ऑडियो वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा अभी जो ये बैच चल रहा है ना, अब चीज़ें अलग तरीके से होंगी। ठीक है, ऑडियो वीडियो का कंफर्म कर दो, जिसमें कहीं ना कहीं आप को थ्योरी के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए, राइट, ताकि लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा चीज़ें आप रिटेन कर पाएँ। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्टार्ट करता हूँ चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बेसिक ही बताऊंगा, जो बेसिक शुरू कर रहे हैं। देखिए, यह जो स्टोरी शुरू होती है, एक बात मैं आपको बताता हूँ। एक स्टोरी शुरू होती है हमारी, एक ही चीज़ समझना। एक स्टोरी स्टोरी शुरू होती है कि भाई टाइप ऑफ मेजरमेंट एरर की बात हो रही है। मेजरमेंट एरर, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर प्रोड्यूस होती है, यस और नो। ध्यान से समझना मेरी बात, एरर प्रोड्यूस होते हैं। अब जब ये एरर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इन एरर को प्रोड्यूस, जब ये हो ही गए तो इनको एरर को रिमूव करने के कुछ टेक्निक्स भी होंगे, और जिनको एरर एनालिसिस भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, एरर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ग्रॉस एरर, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर। समझ में आया? एक चीज मैं और यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, एक वैल्यू होती है मेजर्ड वैल्यू और एक वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में क्या फर्क होता है? मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में क्या फर्क होता है? पहली बात, आज की क्लास की शुरू कर रहे हैं बिल्कुल न्यू सेशन, मेजरमेंट और वैल्यू और ट्रू वैल्यू, राइट फ्रेंड? मेजरमेंट वैल्यू और ट्रू वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, ये हमारा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एग्जाम को लेकर क्या गाइडेंस आपको चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, उसके लिए ना मैं स्पेशल सेशन लूंगा आपको। क्लास में मैं सिर्फ पढ़ाने की ही बात करूंगा, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम, क्योंकि मेरा यहाँ काम आपको टेक्निकल जो स्किल है वो देनी है। टेक्निकल एग्जाम्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुझे आपके ठीक करवाने हैं, ये मेरा टारगेट है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो मेजर्ड वैल्यू आपने देखी सुनी होगी या देखी होगी, वो ट्रू वैल्यू डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके बेसिक पीछे कोई कॉन्सेप्ट है, ये सुनो। तो यहां पर ना पहले तो ये समझें कि व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू और व्हाट इज ट्रू वैल्यू। किसी के दिमाग में है कोई ऐसा क्वेश्चन जिससे वो मतलब इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट जिससे वो बता सके व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू, व्हाट इज ट्रू वैल्यू? ये स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप, जैसे कोई आपको क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें आपको जो वैल्यू गिवन होगी, जो वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, वो वैल्यू गिवन होगी, वो हमेशा वैल्यू गिवन होगी, वो ट्रू वैल्यू होती है। क्या होती है? ट्रू वैल्यू होती है। जो गिवन वैल्यू होती है वो हमेशा कौन सी वैल्यू होती है? गिवन वैल्यू होती है हमारी ट्रू वैल्यू होती है हमेशा। ऑलवेज, इसको समझे पहले।
डिफरेंस क्या है, पहली पॉइंट तो यही है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मेजर्ड है ट्रू, पहली बात तो यही सोचने वाली है। देखिए होता ही है, जब भी हम कोई वैल्यू मेजर करते हैं होती तो वो मेजर्ड वैल्यू ही है, लेकिन एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप कभी अपने कॉलेज में आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, उस एक्सपेरिमेंट में आप 1, 2, 3, 4 लोग रहे होंगे, ग्रुप बना देते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। जब आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको एक ग्रुप बना दिया जाता है, यस और नो, सब सहमत है इस बात से? तो जब ग्रुप बनाया जाता है तो उसके बाद वो चारों ग्रुप के लोग, चारों 1, 2, 3, 4, ये चारों लोग मिलके क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, यस और नो। उसके बाद एक्सपेरिमेंट की कुछ रीडिंग्स लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई रीडिंग उन्होंने ले ली, 75 वोल्ट आ रही थी, कोई पर्टिकुलर रीडिंग उन्होंने बोली कि इस पर्टिकुलर मेजरमेंट की वैल्यू 75 वोल्ट आ रही है। इनमें से एक स्टूडेंट ने लैब अटेंडेंट को जाके बोला कि सर मेरा आंसर 75 वोल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? 75 वोल्ट। लैब अटेंडेंट को ऑलरेडी पता है कि आंसर अगर 70 से 80 के बीच में इनका आया तो ऑलमोस्ट ठीक है, ऑलमोस्ट राइट है। तो कहीं ना कहीं उसके लैब अटेंडेंट के दिमाग में एक ट्रू वैल्यू पहले से ही है, ट्रू वैल्यू पहले से ही है, यस और नो। अगर एक बच्चा बोला सर मेरा आंसर 1 वोल्ट आया, तो उसने जाके बोला लैब अटेंडेंट को मेरा आंसर सर 1 वोल्ट आया, वो कहे उसके दिमाग में चल रहा है 70 से 80 के बीच में जिसका आंसर नहीं है उसका आंसर क्या है, गलत है, रॉन्ग है। तो जो भी आप मेजर कर रहे हो दैट इज मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। अब आपने जैसे एक वैल्यू मेजर की है, पहले वैल्यू मेजर की 1, फिर 2 मेजर कर ली, फिर 3 मेजर कर लिया, फिर 4 मेजर कर लिया, फिर 5 मेजर कर लिया। और ट्रू वैल्यू कैसे निकलती है? जो आपने मेजर वैल्यू की है उनका सबका एवरेज निकाल लो। ये ऐड कर दी, एवरेज कैसे निकालते हैं? वैल्यूज को ऐड करना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। क्या आंसर आएगा इसका? 1, 2, 3, 3, 6 और 4, 10 और 5, 15, 15/5। तो अब ये 3 आ गया आपका, 3 वोल्ट आपका क्या आ गया? ट्रू वैल्यू आ गया। तो एक ये जो ट्रू वैल्यू है ये किसके दिमाग में है? लैब अटेंडेंट के दिमाग में है। उसको पता है 3 के आसपास जिसका भी आंसर आया, भले 1 आया, 2 आया, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5, तो वो मान लेगा कि उसका ठीक है। किसी बच्चे का आंसर 100 आया तो वो मान लेगा कि आंसर ये गलत है। तो ये होती है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ये ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, चीजों को लेके समझिए। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू बताना आपको। समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? यस और नो? समझ में आया मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू? उसके बाद बेसिकली समझिए, ये ऑलरेडी चीजें आप पहले से जानते हैं, ये पहले से आप जानते हैं कि एरर 3 टाइप के होते हैं। ये पीडीएफ आज आपको मैं जरूर दूंगा, ठीक है? कई दिन से नहीं दे रहा हूँ पीडीएफ, इंटेंशनली नहीं दे रहा हूँ कि आप नोट्स नहीं बनाते, तो आज दे दूंगा। 1, क्रॉस एरर, जिसमें ह्यूमन एरर की मिस्टेक्स होती है। रैंडम एरर, जिसका जिसका आने का कोई पता नहीं होता। सिस्टमैटिक एरर, जिसके आगे चलकर 3 पार्ट हैं। इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आ रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। एनवायरमेंटल कंडीशन में जो टेम्परेचर प्रेशर में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो एरर, एनवायरमेंटल एरर। और जो पैरेलैक्स एरर, पैरेलैक्स एरर आपको बताऊंगा मैं अलग से। पैरेलैक्स एरर होता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्व, जब किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जाकर हम रीडिंग लेते हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलैक्स एरर, राइट? तो यहाँ पर ये भी चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको। उसके बाद स्टूडेंट, ये आप एक आज देख कर रखेंगे इस चीज को, ठीक है? मेरा हमेशा टारगेट रहेगा रिवीजन, चीजें सब अच्छे से बता दूं। ये जो फिगर है, इस फिगर को आप जरूर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स में अपने एड ऑन जरूर करना करना, क्योंकि इस फिगर से आपको कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट का इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। इस पिक्चर में आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, एब्सोल्यूट, सेकेंडरी, सेकेंडरी के फिर फर्दर 2 टाइप, एनालॉग, डिजिटल, फिर एनालॉग के फर्दर टाइप, डिफ्लेक्टिंग, नल, नल के एग्जांपल पोटेंशियोमीटर, ब्रिज वगैरह होते हैं। फिर डिफ्लेक्टिंग में इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको आज। ये सब इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो मैं चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लें ये कैटेगरीज को। इसमें मुझे उसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, मुझे बस स्लाइड दिखानी थी आपको और आगे निकलना था यहाँ पर। चलिए, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट आगे डिजिटल एनालॉग 2 टाइप के होते हैं। डिजिटल एनालॉग में डिफरेंस पावर कंजम्पशन को लेकर ही रहता है मेन तो, या फिर एनालॉग कोई भी वैल्यू मेजर करता है, डिजिटल डिस्क्रीट वैल्यू मेजर करता है। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद रखिए, पोटेंशियोमीटर या नल डिफ्लेक्शन ब्रिज वगैरह भी इसी पे मेजर होते हैं, पोटेंशियोमीटर।
और फिर डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। डियर स्टूडेंट्स, अब डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम कैसे समझेंगे चीजों को, डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया, या आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये जो 3 कैटेगरी मेजर इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग। याद रखना, इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखना। इनके एग्जाम्पल में थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अगर एग्जाम में जा रहे हो तो अगर विदाउट एग्जाम्पल पढ़े हुए चले गई तो पूरी तरह से रिस्क पे आ जाओगे आप इस क्वेश्चन को लेकर। यहाँ पर देखिए, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जहां पर जब पॉइंटर जीरो से दूर जाता है, वो वाले इंस्ट्रूमेंट जीरो से दूर जाकर जब कहीं रुकता है, तो वो वाले इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, पावर फैक्टर मीटर, एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल्स आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इंटीग्रेटिंग, जो ओवर द पीरियड वैल्यू को ऐड करता चला जाता है, और उसका बेस्ट एग्जांपल है एनर्जी मीटर। और जो कुछ आजकल स्पेशल टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आ भी गए हैं, एक्स वाई प्लॉटर वगैरह, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर वगैरह, वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, राइट। अब यहां से स्टोरी शुरू होती है, ये इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्ट या कंट्रोल कैसे होते हैं। किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए हम बात करते हैं टॉर्क को लेकर, किसको लेकर, टॉर्क को लेकर। और यहाँ पर बेसिकली कितने टॉर्क होते हैं, 3 टॉर्क होते हैं। कितने टॉर्क होते हैं, 3 टॉर्क। और ये 3 टॉर्क डियर स्टूडेंट्स आपको अभी बताऊंगा मैं एक एक करके। तो एक तरह से बिल्कुल एक एक चीज बताई जा रही है, और आज मैं शूट करूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, पीडीएफ शूट करूंगा जरूर, ठीक है। इसलिए सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। पता नहीं आप लोग नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अब चाहे किसी भी लेक्चर में आप रिकॉर्डेड में या लाइव में, ठीक है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम बताना है आपको, मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रही चीजें, चलिए। तो ये बेसिकली इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को टीडी कहते हैं। इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, आज दिखाऊंगा आपको कैसा क्वेश्चन आता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क जिसको टीसी कहते हैं, और एक होता है डैम्पिंग टॉर्क जिसको डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। इसके अल्टरनेट नेम भी याद रखना, डैम्पिंग टॉर्क को रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। और जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, इसके 2 काम होते हैं, 2 जॉब्स होते हैं। आऊंगा इन पे जब रिविजन करवा रहा हूँ, वो क्या क्या जॉब्स है, वेट करिए। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिसको ऑपरेटिंग टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पे आता हूँ। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पे थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पे थोड़ा सा वेट करिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत एक एडवांस लेवल का मैं एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करवाना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम टफ भी होता है आप लोगों के लिए, तो उस केस में किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ जी, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टीडी से। किससे, टीडी से। डियर स्टूडेंट्स याद रख लें, नोट्स बना लें इसके। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टीडी से। और टीडी के कितने काम होते हैं, 1 जॉब। कितनी जॉब होती है टीडी के, 1 जॉब। कोई बताएगा कितनी जॉब होती है टीडी के, टीडी के 1 जॉब होती है। और वो जॉब होती है पॉइंटर को जीरो से दूर भेजना, पॉइंटर को जीरो से दूर भेजना। क्या टीडी का ये भी काम है, पॉइंटर पॉइंटर को वापस जीरो पे लेके आना? कमेंट में बताओ एक बार। क्या जो टीडी है, पॉइंटर जब टीडी होगा डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसका काम क्या है, पॉइंटर को जीरो से दूर भेजना, ताकि कोई पॉइंटर जहां पे रुकेगा वो रीडिंग हम स्टडी स्टेट में जाके मेजर कर लें। क्या टीडी का कोई और काम है, या एक ही जॉब है? चलिए, फिर ये टीडी बनता कैसे है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डियर स्टूडेंट्स, ये टीडी बनने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होती है, यहाँ देखिए। टीडी जो होता है, एक तो प्रोपोर्शनल होता है कि कितने वहां पर कोयल में नंबर ऑफ टर्न है। टीडी प्रोपोर्शनल होता है डियर स्टूडेंट्स, कितनी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी प्रोड्यूस हुई है। बी जो होता है, बी जो सिंबल होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का होता है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, अभी इसके यूनिट बताऊंगा, बी का यूनिट, बी वो वाला बी नहीं है, बी फॉर बैट, मैं बताऊंगा क्या होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द कोर, कोर जो है हमारी, इसकी एरिया पे डिपेंड करता है डेफिनेटली स्टूडेंट, और वहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये 4 चीजें हैं जिसपे टीडी डिपेंड करता है। तो टीडी का एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, टीडी टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 4 चीजों पर डिपेंड करता है। इन सारी चीजों को एक साथ लिख लेंगे हम, एन बी ए आई। तो इनमें से कुछ भी चांस है, अब पेपर में पूछेगा क्या टीडी एन पे डिपेंड करता है, यस। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पर डिपेंड करता है, यस। एरिया ऑफ कोर पर डिपेंड करता है, यस। एंड करंट पर डिपेंड करता है, यस। इन 4 वैल्यू पे जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है। अगर इनमें से एक चीज भी मान लिया जीरो हो गई, तो समझिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम टाइम में ऊपर जाएंगे, इंक्रीज करेंगे, और सेम टाइम पर डिक्रीज। आप मानिए अगर करंट जीरो हो गया, ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और अगर राइट जीरो, ये राइट जीरो तो लेफ्ट भी जीरो। क्लियर है?
ये जो बी का यूनिट एक बार एग्जाम में पूछा था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इसका यूनिट मैं चाहूंगा आज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का आप आज लोग सर्च करना और टेलीग्राम में मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार जल्दी से यस वाई कर दीजिए कमेंट सेक्शन में आकर। हाँ जी स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है अभी चीजें पढ़ने में, समझ में आ रही है? एनी डाउट एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट एनी डिफिकल्टी? तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, क्वेश्चन तो मैं आपको करवा ही दूंगा, टेंशन ना लो। तो ये क्या कहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट किस पे डिपेंड करता है? प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कोयल, बिल्कुल ठीक है। करंट, हाँ जी, करंट फ्लोइंग, एक सेकंड स्टूडेंट, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ कर रखी है क्वेश्चन में। इसने क्या कहा है, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट किस बात पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द कोयल। स्टूडेंट ये एरिया ऑफ द कोयल लिखा है, यहाँ एरिया ऑफ द कोर होना चाहिए था, कोयल होने की वजह से गलत हो गया। करंट फ्लोइंग इनटू द कोयल, ये ठीक है, ये ठीक लग रहा है, ये पहला गलत हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल, पूरे फॉर्मूले में NBA है, रेजिस्टेंस कहीं नहीं लिखा, तो रेजिस्टेंस वाला ऑप्शन भी गया। स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर नहीं होता, नॉर्मल करंट लिखा होता है, अगर करंट के ऊपर स्क्वायर होता तो बात और होती, तो ये भी गया आंसर। तो आंसर क्या बचा? बी। क्या आंसर बचा? बी, ये लिखा हुआ बी ऑप्शन। कमेंट में यस लिख दीजिए। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 4 बातों पे डिपेंड करता है, 4 बातों पे डिपेंड करता है, हालांकि काम एक ही करता है, डिफ्लेक्ट करता है, पॉइंटर को जीरो से दूर भेजता है। याद रखना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला NBA, न्यूमेरिकल भी बन सकता है कई बार। ओके, हाँ जी, आया समझ में, आया समझ में? आया समझ में? तो एक न्यूमेरिकल करवा दिया मैंने आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मैंने कई बार कहा ना, देखो मैंने पहले भी, किसी बच्चे ने मेरे से पहले भी मेजरमेंट करी होगी, तो हो सकता है मैंने उस टाइम उनको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बस एक क्लास में बता दिया होगा। आज की क्लास को मैंने एडवांस क्लास इसलिए लिखा है कि कहीं ना कहीं अब आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाओगे अपना, लोग थ्योरी करोगे, उसके साथ MCQ करोगे, MCQ के साथ प्रैक्टिस बुक मैंने अलग से दे रखी है आप लोगों को, या और भी बुक अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, ताकि आप लोगों को एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर पूरी डेप्थ जो होनी चाहिए वो आपको क्लियर हो जाए, राइट? तो ये है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसका काम पॉइंटर को जीरो से दूर भेजना होता है, उसका उसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 4 बातों पर डिपेंड करता है। एन, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द आपका जो कोयल है, नंबर ऑफ टर्न, दूसरा फ्लक्स डेंसिटी, एरिया ऑफ द कोर एंड करंट। करंट 4 बातों पर डिपेंड करता है, और उसको लेकर एक न्यूमेरिकल भी आपने देखा। हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, मान लिया आपको क्या क्या दे दे, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पेपर में एन दे दे, एन 10 है, बी 10 है, A1 है, A5 है, इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी? TD की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब आप लोगों ने सुना होगा, मैं वापस चलता हूं। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की दो जॉब है, कंट्रोलिंग टॉर्क की दो जॉब होते हैं, डैम्पिंग टॉर्क का एक ही जॉब होता है, एक ही जॉब होता है। ये अभी बताऊंगा आपको एक एक करके, ठीक है? इस पे मैं रुक नहीं रहा हूं, इस पे थ्योरी नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है? अभी सिर्फ इतना याद रखें, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितने टॉर्क होते हैं? 3 टॉर्क होते हैं। कितने टॉर्क होते हैं? 3 टॉर्क। मैं कंप्लीट करता हूं इस बात को, क्योंकि मैंने देख लिया सबके कमेंट वगैरह क्या ही आ रहे हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम पॉइंटर को दूर भेजना होता है जीरो से। कंट्रोलिंग टॉर्क के 2 काम होते हैं, पॉइंटर को जीरो से दूर जहां भी वो जा रहा है उसको रोकना, स्टडी स्टेट में जाकर रोकना, और वापस जीरो पे भेजना। 2 काम हो गए। और तीसरा काम डैम्पिंग टॉर्क का है, अगर पॉइंटर स्टडी स्टेट में जाकर हिल रहा है, उसके ऑसिलेशन उसमें बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसको ऑसिलेशन को खत्म करना है, तो वो डैम्प करना है ऑसिलेशन को, तो तब हम थर्ड वाला टॉर्क यूज करते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क, जिसको डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। हालांकि भी मैं बताऊंगा एक एक करके कि कैसे कैसे ये बनते हैं, एक बार जरूर गो थ्रू ओवरव्यू दूंगा इनका। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, इसके बारे में तो ऑलरेडी ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, सॉरी। देखिए ये स्टूडेंट्स, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो मैंने कंप्लीट बता दिया आपको, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो कंप्लीट बता दिया। एक बार कमेंट में लिख दो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, लिखना चाहोगे? कमेंट में लिख दो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किन 4 बातों पर डिपेंड करता है, वो क्या वैल्यूज है, लिखोगे एक बार। फिर कंट्रोलिंग टॉर्क करेंगे, जहां 2 मेथड होते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल, जिसके ये 2 जॉब, ऐसा नहीं कि
हम एक स्प्रिंग कंट्रोल भी यूज करते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल नहीं, ऐसा नहीं है। या तो हम स्प्रिंग कंट्रोल यूज करेंगे या फिर ग्रेविटी कंट्रोल, वो डिपेंड करेगा किस तरह की सिचुएशन है। स्प्रिंग कंट्रोल कब यूज करना है, ग्रेविटी कंट्रोल कब यूज करना है, वो मैंने आपको बता देना है। अभी खत्म कर देना है मैंने ये बात। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो चीजों को, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, नोट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया मैंने। स्प्रिंग कंट्रोल एक ऐसा मेथड है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, एक ऐसा मेथड है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, स्प्रिंग कंट्रोल। ये लिखा है मैंने, 95% यूज। कितना यूज होता है? 95%। इसका जो स्केल है 0 से 360 घूमता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है, क्योंकि जो टीसी होता है वो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए स्केल का यूनिफॉर्म बनने वाला है। यहां पर इसको किसी भी पोजीशन में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सेट कर सकते हैं। अगर ग्रेविटी कंट्रोल है, इसकी रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ ये वर्टिकल पोजीशन में आता है। 5% बहुत कम यूज करते हैं, स्केल 0 से 90 तक रहता है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। ये देखिए, जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो साइन ऑफ थीटा के प्रोपोर्शनल है, और जो साइन है, कोस है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे नॉन लीनियर हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ग्रेविटी, जहां पर वॉल माउंटेड वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पर ग्रेविटी कंट्रोल यूज करते हैं, अदरवाइज ज्यादातर केसेस में हम स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दूं, मैं स्प्रिंग कंट्रोल की ये प्रॉपर्टी होती है, जो स्प्रिंग कंट्रोल का जो मटेरियल होगा वो कैसा होगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, नोट्स दे दूंगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एजिंग का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और जो हम स्प्रिंग कंट्रोल में स्प्रिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो फोस्फोरस ब्रोंज मटेरियल का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? फोस्फोरस और ब्रोंज मटेरियल का होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। जस्ट वेट। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कुछ, ठीक है। ठीक है, ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको, ये चीजें ऑलरेडी, इस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है हमें। असेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डायरेक्टली इंडिकेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट द टाइम व्हेन इट इज बीइंग मेजर्ड आर कॉल्ड। इंडिकेट कर रहे हैं वैल्यू को, क्या कर रहे हैं? इंडिकेट करते हैं वैल्यू को। और इंडिकेट से पड़ गया कौन सा इंस्ट्रूमेंट? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमें किसी भी टाइम पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताते हैं। और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल है एमीटर है, वोल्ट मीटर है और वाट मीटर है। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटिंग भी बताया था, अभी रिकॉर्डिंग भी बताया था, एक्स वाई प्लॉटर वगैरह होते हैं इसके। इंडिकेटिंग भी बताया था, एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है और वाट मीटर होता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है जी। चलिए, what is the smallest change in input signal that can be detected by the instrument? देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब होता है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चेंज को भी अगर वो ऑब्जर्व कर ले, जैसे वैल्यू 1 वोल्ट आ रही है मान लिया, और अगर कुछ एक्सटर्नल कंडीशन में वो मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट चेंज हो गया, तो कितनी कम से कम वैल्यू को वो ऑब्जर्व करके वो उसको मॉडिफाई कर लेता है, दैट इज योर रेजोल्यूशन। कितना स्मॉलेस्ट चेंज अगर वो ऑब्जर्व कर पाए, डिटेक्ट कर पाए, तो स्मॉलेस्ट चेंज को उसको बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजोल्यूशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? तो लिखा है इसमें, स्मॉलेस्ट चेंज को जो ऑब्जर्व करता है उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन प्रॉपर्टी। लिखा भी है, स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट सिग्नल विच इज डिटेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंट। तो कहते हैं ना, अगर वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चेंज को भी ऑब्जर्व कर ले तो ये हाई रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट है। किसका है? हाई रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट है।
अगर वो स्मॉलेस्ट चेंज जो इनपुट हम दे रहे हैं, इनपुट में मान लिया 1 वोल्ट दिया और फिर इनपुट में कुछ चेंज हो गया और वो रेजोल्यूशन उसका बहुत लो है, तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि इनपुट चेंज हुई है। और इनपुट चेंज हुई है और आउटपुट कुछ और आएगा, तो हम उसमें हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जिसको हम मेजर तो कर रहे हैं पर एक्चुअल में हम मेजर नहीं कर पाए, एक ड्रास्टिकली एरर प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस चीज से हम स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट मेजर वैल्यू को कर लें, वो उसकी रेजोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है। तो रेजोल्यूशन इसका आंसर है। एक बार जल्दी से कमेंट करके वाई और एन कर दें, वाई और एन कर दें जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल सही है। एक फॉर्मूला दिया था बच्चों से, मैंने पूछा था बीच में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 4 बातों पे डिपेंड करता है, एन बी ए आई, एन बी ए आई, एन बी ए आई, याद रखना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एन बी ए आई, एन बी ए आई। चलिए, ओके, नाउ द फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, द फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या फंक्शन है? क्या खाली इंडिकेटिंग होता है? क्या खाली रिकॉर्डिंग होता है? क्या कंट्रोलिंग फंक्शन होता है? डियर स्टूडेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डियर स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसके सारे ही फंक्शन होते हैं। इंस्ट्रूमेंट के अंदर सारी फंक्शन अवेलेबल होते हैं। वो इंडिकेट भी करता है, रिकॉर्ड भी करता है, कंट्रोल भी करता है। तो आंसर डी आ जाएगा। इंडिकेटिंग भी होता है, रिकॉर्ड भी करता है, कंट्रोल भी करता है। तो इसको इसको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता ही है, हमें ऑलरेडी थ्योरेटिकल मैंने चीजें बता दी आपको, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में। हाँ जी, तो रिपीट हुआ क्वेश्चन। अब ये स्टूडेंट्स, जैसे ये क्वेश्चन है ना पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट वाला, इसके अंदर वो लिखा है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। तो इस पे मैं अभी आने वाला हूँ, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस वाले टॉपिक पे। इस पे मैं अभी आने वाला हूँ, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस वाले टॉपिक पे। इसको करने के लिए मुझे थोड़ा सा भी आपको इस चीज पे आना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज पे आना पड़ेगा मुझे। एक बार कमेंट चेक कर लूँ मैं, जस्ट वेट। ठीक है, इस टॉपिक को कराने के लिए मुझे थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल चीजें और बतानी पड़ेंगी, ठीक है। मैं आऊंगा इस टॉपिक पे भी, जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू में थोड़ा बाद में कराऊंगा आपको। मैं ना आज के टॉपिक पे को आगे बढ़ा लेता हूँ, जिसको मुझे आज आपको करवाना है, ठीक है। देखिए, आपको एक बात मैं बता दूं, अगर कोई एमीटर आपके पास है, एमीटर, हालांकि इस पे वर्कआउट हो गया है, कुछ बच्चे पहले से जानते हैं टॉपिक मेरे साथ, जिन्होंने कोई स्पेशल क्लास कभी लगाई होगी। तो एमीटर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ, कि अगर मान लिया ये कोई एमीटर है, इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं अभी, ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी कर लेंगे अभी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर ये कोई एमीटर है, ये कोई एमीटर है, जस्ट वेट स्टूडेंट। हाँ जी, तो यहाँ पर एक एमीटर बनाया मैंने, ठीक है, और एमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा कुछ, इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम जो एमीटर का जो स्केल है वो कहाँ तक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है एमीटर की, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, अभी मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ आपको सीधा सीधा। और यहाँ पर मीटर का कुछ रेजिस्टेंस भी गिवन होगा। आइडियल आपको मैं बता दूं, ये एमीटर है, क्या है, एमीटर। तो ये जो एमीटर होता है, जो करंट मेजर करता है, सबको ही पता होगा इसके बारे में। तो इसका अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, आरएम से मेजर करते हैं। आरएम इज द स्टैंडर्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए मेरे पास, कि अगर अगर
अगर मेरे पास मान लिया ये जो एमिटर है ये मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, 10 मिली एम्पियर। कितना मेजर कर सकता है, 10 मिली एम्पियर। कितना मेजर कर सकता है, 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर ये मेजर कर सकता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस है इसका, ले लो 99 ओम। कितना ले लो, 99 ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। हर मीटर के साथ ये स्पेसिफिकेशन होती है। तो अगर ये तो सिचुएशन नंबर 1 है। अब सिचुएशन 2 में मैं क्या चाहता हूँ डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मुझे ये तो ये यहाँ पर तो मैंने ये बता दिया कि अगर आइडियली किसी एमीटर से आप मैक्सिमम मैक्सिमम जो है, जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस चाहते हो, वो इंटरनल रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू 0 रखनी होती है। कितनी रखनी होती है, अदरवाइज एरर आ जाएंगे। तो आइडियली एक एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0। इसके लिए मैं आपको कुछ स्पेशल क्लास इसमें लगाई है, वो तो अलग बात है, लेकिन इसको मैं अलग से भी बता दूंगा जब एमसीक्यू करा रहूंगा कि क्यों एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। फिर हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। देखना केसीएल केवीएल के क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे यहाँ पे। अब जैसे ही मुझे लगा कि इस मीटर की मुझे रेंज बढ़ानी चाहिए, क्या बढ़ानी चाहिए, रेंज। तो मैंने क्या करा, इस मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या काम किया, इस रेंज बढ़ाने के लिए मैंने क्या काम किया, ओबियसली यहां से मैंने क्या करंट दे दिया, 100 एम्पियर डाल दिया। कितना डाल दिया, 100 मिली एम्पियर करंट डाल दिया। अब 100 एम्पियर, लेकिन ये मीटर का जो मैक्सिमम स्केल है वो कहां तक जा रहा है, 10 मिली एम्पियर तक। कहां तक जा रहा है, 10 मिली एम्पियर तक। जब उस मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी वो तो फिक्स ही है, 99 ओम। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने ये डाल दिया तो ये करंट इसमें एज इट इज एंटर कर जाएगा, तो मीटर डैमेज हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये रेजिस्टेंस एक RSH लगा देंगे। इसी की वैल्यू पूछेगा पेपर में, RSH की। आपसे पेपर में पूछेगा व्हाट इज RSH। इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। RSH क्या नहीं बोलते हैं इसको, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। तो अब मैं इसको थोड़ा ना आपको थ्योरेटिकल कराता हूं, पहले फिर मैं आंसर सोल्व करूंगा। मान लिया ये करंट आई है, ठीक है। ये करंट इस नोड पे पहुंचा, एक करंट नीचे चला गया। करंट हमेशा नोड पे डिवाइड होता है। ये जो नीचे करंट गया वो किस में एंटर कर रहा है, इसमें RSH में एंटर कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ISH। क्या पड़ गया, ISH। इधर जो करंट जा रहा है, क्योंकि ये IM वाली इस ब्रांच में जा रहा है, IM मीटर में जा रहा है, तो उसका नाम पड़ गया IM। उसका नाम पड़ गया IM। ये जो बाकी वैल्यू है ना, अभी मैं आपको आपके साथ सोल्व करूंगा इसको, वैल्यूज को लेकर वेट करो, मैं जनरल बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। एक फॉर्मूला देने जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा करो ना, वैल्यू मिटा ही लो यार, क्यों क्यों उसको बाद में देख लेंगे फिर। ये हटा दो वैल्यू यहाँ से अभी, ये लो, कुछ नहीं है अब तो, ये लो। आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर और यहां पर वोल्ट मीटर रखूं, अगर मैं ए और बी पॉइंट पे वोल्ट मीटर रखूंगा, वोल्ट मीटर के दो टर्मिनल रखूंगा, तो जो वोल्टेज ए और बी पर हमें ए और बी पर वोल्टेज मिलेगी, वही वोल्टेज हमें RSH के अंदर मिलेगी, क्योंकि दोनों ब्रांच ये पैरेलल में है। सहमत है सब इस बात से। इसका रेजिस्टेंस कितना है मीटर का, R। जब आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होती है, तो हम पैरेलल में जो यहां पर वोल्टेज बन रही है, यहां पर क्या वोल्टेज बन रही है, क्या वोल्टेज बन रही है, यहां पर क्या करंट बन रहा है, क्या करंट एंटर कर रहा है, ISH। तो यहां पर जो वोल्टेज बन रही है ISH RSH, IR होती है ना वोल्टेज, इक्वल टू, हाँ जी, यहां पर क्या वोल्टेज बनी, IM इंटू RM। अरे IR V इक्वल टू IR होता है, या V मिल जाए तो IR मिल जाए, एक ही तो बात है ना। IR मिल रहा है तो V मिल गया मतलब। तो ये IM RM कितनी है, IM RM। इस पे क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। कुछ बच्चों को लगता है स्पेशल क्लास तो लगाई थी स्टार्टिंग में, कई बच्चों को लगता है मेरे साथ, कहीं सर तो मैंने आता है, आज जो करवा रहे हो सारा आता है। जैसे ही मैं क्लास के अंदर पहुंचता हूँ, क्लास के अंदर जाता हूँ, मतलब 15-20 मिनट बाद 360 डिग्री चेंज हो जाती है क्लास, क्योंकि बेसिक कराने की आदत है मेरी, लेकिन जब मैं अंदर जाऊंगा तो आपको मैं नई चीज दूंगा।
अब इस पे भी क्वेश्चन है, इसलिए जब 10-15 मिनट पे डिसाइड ना किया करो कि आज बहुत इजी चीजें होने वाली है। इजी का मतलब मुझे तो आती है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना। वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। अब मुझे बताइए, क्या ये किससे लिखा आपने? ये जो वोल्टेज है, मैं ये तो किस बात से लिखी मैंने? इसका रीजन क्या है? मैंने दोनों इक्वल कैसे लिख दी? मैंने ये वैल्यू इस वैल्यू को इक्वल कैसे लिख दी? इसका रीजन ये है, इसका यहाँ पर रीजन लिख लो। इसका रीजन ये है कि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होती है। जो ए और बी टर्मिनल पे अगर वोल्टेज बन रही है, वही टर्मिनल वही सी और डी पे भी बनेगी, क्योंकि ए और बी के पॉइंट जो ये पॉइंट है, शॉर्ट सर्किट पॉइंट है। ये क्या है? पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होती है, बात याद रखना। तो ये जो वोल्ट आई एस एच आर एस वोल्टेज है, यही इक्वल टू आई एम आर एम के बीच। तो यहां से मुझे आर एस एच का फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा? आर एस एच का फॉर्मूला क्या बनेगा? आर एस एच का आई एम आर एम डिवाइड बाई ये आई एस एच नीचे ले आओ। लिखा। तो आर एस एच जो बन गया हमारा आई एम आर एम डिवाइड बाई आई एस एच। क्लियर है? मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इस पॉइंट पर यहां पर केसीएल लगाता हूं, इस पॉइंट पे केसीएल, तो आई किसके इक्वल आएगा? इनकमिंग करंट आई किसके इक्वल आएगा? आई इक्वल टू इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है आई एस एच, जो इधर करंट जा रहा है वो कौन सा है? इधर इधर ये वाला आई एम। केसीएल से लिखा मैंने, आई इक्वल टू होता है आई एस एच। ये यहां ना लिख लूंगा अलग से, यहां लिख लेता हूं अलग से। तो आई जो होता है वो इक्वल टू होता है आई एस एच प्लस आई एम। किससे लिखा है? केसीएल से। इनकमिंग इक्वल टू आई ऑलवेज आउटगोइंग, ये लिख दिया। मुझे यहां से आई एस एच की वैल्यू निकाल के दिखाइए। व्हाट इज आई एस एच? आई एस एच वहीं रखो, आई एम को इस साइड ले आओ। तो आई एस एच की वैल्यू क्या बनेगी? आई माइनस आई एम, आई माइनस आई एम। रिजल्ट पे फोकस करना, कोई बात नहीं, मतलब आपको अभी टफ लग रहेगा, बाद में आसान लगेगा। आई आर एस एच किसके इक्वल आ गया? आई एम आर एम के इक्वल आ गया। ये मैंने क्यों किया आपको मैं बताऊं? मैंने इसलिए किया कि आई एस एच की मैंने अलग से वैल्यू निकाली। आई एस एच किसके इक्वल होता है? आई माइनस आई एम के। अभी कैसे निकाला? ये कैसे लिखा मैंने? एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर जब मैं केसीएल लगाऊंगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर मैं केसीएल लगाऊंगा, इनकमिंग करंट आई है, एक आई एस एच इधर चला गया, आई एम उधर चला गया, तो यही तो केसीएल है, इनकमिंग टू आउटगोइंग एट नोड। डिवाइड बाई आई एस एच की जगह लिख रहा हूं मैं आई माइनस आई एम। क्या लिख रहा हूं? आई माइनस आई एम। क्या इस बात से आप सहमत हैं? इसको आप नंबर 1 कर दीजिए। मैं एक मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए आपको उसका एक इंपिरिकल फॉर्मूला दे रहा हूं। एक मीटर की रेंज बढ़ा रहा हूं, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए एक फॉर्मूला देना जा रहा हूं। एमीटर की रेंज, ये रेंज इंक्रीज करना जा रहा हूं मैं। एमीटर की रेंज इंक्रीज करने के लिए, एमीटर की रेंज इंक्रीज करने के लिए एक मैं आपको एक इंपिरिकल फॉर्मूला देना जा रहा हूं। इसके लिए ये काम हो रहा है, ये समझिए आप। हालांकि इसकी पेपर में प्रूफ थोड़ी ना आएगा, एमसीक्यू का आएगा आपको तो डायरेक्ट। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दो। यहाँ 1 लिख लो पहले, अब रेसिप्रोकल करो इसका। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो 1 ऊपर चला जाएगा, आर एस एच नीचे आ जाएगा, 1/RSH इक्वल टू आई माइनस आई एम ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा आई माइनस आई एम डिवाइड बाई आई एम आर एम। हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर दी, आई एम आर एम। और दोनों तरफ क्या करो, दोनों तरफ क्या करो, आर एस एच है बच्चे, आर एस एच।
यहाँ भी आर एम मल्टीप्लाई कर दूँ लेफ्ट में, और राइट में भी आर एम मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आर एम से आर एम कट गया, तो यहाँ क्या बचा, आर एम अपॉन आर एस एच इक्वल टू आई माइनस आई एम अपॉन आई। एम, ठीक है। तो यहां पर आर एम अपॉन आर एस एच, अगर आई बाई आई एम तो दिख ही रहा है आपको, आई बाई आई एम अलग अलग कर देंगे ना नोमीटर, दोनों के नीचे अलग अलग कर दूं, और आई एम बाई आई एम जब करोगे विद माइनस साइन, तो आई एम बाई आई एम कितना होता है, 1 हो जाएगा, ठीक है। और आई बाई आई एम को एक वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए, आई बाई आई एम को एक वैल्यू मान लो अपनी मर्जी से एम, जिसको हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलेंगे, एम फॉर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पेपर में पूछ सकता है व्हाट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होगा आई बाई, अब मैं बहुत चीजें बताऊंगा इसमें से, आई बाई आई एम पढ़ कर आना नेक्स्ट टाइम क्लास में। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग, कुछ बच्चों को लगता है इलेक्ट्रिकल ना बहुत ईजी है, मतलब 10 दिन में हो जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है, एक एक टॉपिक में कई बार बहुत टाइम लग जाता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एम क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ठीक है। मैं इसलिए आती है ना मुझे, मैं कई बार देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ कि 1 घंटे में पूरी इलेक्ट्रिकल की रिवीजन, कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है 1 घंटे में, मतलब वो तो वो बात होगी टॉपिक के नेम नेम ले दिए और हो गया बस। अपने आप में 4 साल का कोर्स है इलेक्ट्रिकल, यस और नो। चलिए, तो अगर मैं इसको आई बाई आई एम कह रहा हूं, आई बाई आई एम को मैं आपसे पूछ सकता हूं कभी भी कि एम की वैल्यू क्या होती है, एमीटर, जब एमीटर की रेंज बढ़ाएंगे तो इसकी जगह एम लिख दो, -1 आर अपॉन आर एस एच। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। तो इसको मॉडिफाई करके, इसको मॉडिफाई, आर एम है ऊपर, ये आर एम, आर एम चल रहा है ना स्टार्टिंग से, तो क्यों ना इस जो -1 है इसको राइट हैंड इधर शिफ्ट कर दूं मैं, +1 बन जाएगा, तो एम की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक सेकेंड फ्रेंड, एम की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आर एम अपॉन आर एस एच, ये तो है ही पहले से ही, तो यहां तक कर लीजिए, ठीक है जी। यहाँ के एम की वैल्यू तक, यहां तक नोट कर लीजिए एक बार, एक बार नोट कर लीजिए यहां तक, फिर मैं आगे कराता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ओके, डिफरेंस हो रहा था भाई। फाइनली मुझे आर एस एच की वैल्यू निकालनी, क्योंकि पेपर में तो यही पूछेगा, फाइंड आर एस एच, फाइंड आर एस एच। यहाँ से अगर मैं आर एस एच को सॉल्व करना चाहूँ, वैसे तो कहीं पे भी निकाल सकते हैं आप आर एस एच, तो अगर मैं आर एस एच निकालूँ, पहले ये 1 इधर आ जाएगा, m-1 इक्वल टू आर एम अपॉन आर एस एच, आर एस एच, आर एम अपॉन आर एस एच, और यहाँ नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब तो आर एस एच को तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आर एस एच हो गया इधर, 1 के साथ ये आर एम मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर एम, और m-1 नीचे आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला इस टाइम आप देख रहे हो ना, इसके लिए जो है इतनी वर्कआउट करनी पड़ी, ये जो फॉर्मूला है ना, ये आर एस एच का, फाइंड शंट रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला चाहिए था हमें। अगर किसी बच्चे को ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रह गया, तो क्वेश्चन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं न्यूमेरिकल सोल्व करना। आरएसएच है शंट रेजिस्टेंस, जो पैरेलल में ब्रांच में रेजिस्टेंस है, आर एम है मीटर का रेजिस्टेंस, एम है मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसकी वैल्यू है आई एम आई
ये लिखा है एम, ये लिखा है ना आई, आई अपॉन आई एम। इस पर न्यूमेरिकल भी दूंगा मैं आपको, आई अपॉन आई एम, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। करा नोट, करा नोट। तो इसीलिए एडवांस लिखा था क्लास को मैंने कि मैं एडवांस जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी आपको करवाऊंगा, राइट। एडवांस एक्सप्रेशंस हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे, कि ऊपर ऊपर से नहीं भाई। एक बार जल्दी से y और n लिख दो, समझ में आया तो y, नहीं तो n लिख दो, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेजर चीजें जैसे कि आज आप डिस्कस कर रहे थे कि एरर को लेकर, एक तो मैंने मेन आपका जो सबसे बड़ा डाउट था मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू को लेकर, कि बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, एमवी और टीवी होते क्या है। ठीक है, एरर निकालने की चीजें मैं आपको एरर के फॉर्मूले दे दूंगा, रिलेटिव एरर, गारंटी एरर कैसे कैसे निकलते हैं वो अलग बात है। डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्क आपको पता चल गया, टीडी, टीसी और डैम्पिंग टॉर्क। हालांकि टीसी देने के मेथड अलग है, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। फिर डैम्पिंग टॉर्क के भी 3 मेथड होते हैं, वो भी बताऊंगा आपको अलग से। आज मैं सीधा एमीटर की रेंज को लेकर आपको बताना चाह रहा था, कि एक्सप्रेशन करवाना चाह रहा था, दैट इज वाई उस पर थोड़ा टाइम लगाया। और अगर समझ में आया तो वाई लिखो, नहीं तो एन लिखो। तो अगर ये चीज, ये फॉर्मूला आपको आ गया तो मतलब आप क्वेश्चन कर सकते हो, डी स्टूडेंट क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ये मीटर है कोई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो फुल स्केल करंट है, जो आई एम है, मीटर का करंट है, इसको फुल स्केल करंट भी बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो 10 है, कितनी है, 10 मिली एम्पियर। जो मीटर का जो रेजिस्टेंस गिवन है वो हमें गिवन है 99 ओम। कितना गिवन है, 99 ओम दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, अगर ये जो आई करंट है, टोटल करंट आई है, इसकी वैल्यू मैं 100 मिली एम्पियर कर दूं, कितनी कर दूं, 100 मिली एम्पियर, कितनी कर दूं, आई की वैल्यू कितनी कर दूं, 100 मिली एम्पियर कर दूं। ये आई जो है हमारा हो जाए 100 मिली एम्पियर। कहाँ तक है 100 है ये, यहाँ तक, यहाँ से चलाई मान ली सोर्स से, सिर्फ यहाँ तक 100 है ये। इसके बाद इधर ये आई एम बन गया, और नीचे ये करंट किस में डिवाइड हो गया, आई एस एच में चला गया। किस में चला गया, आई एस एच में चला गया। तो इधर भी आई एस एच है, इधर भी आई एस एच है, यहाँ पर ये आर एस एच है, ठीक है। और ये ऐसे जाकर यहाँ पर इधर से फिर आई एम आ गया, है ना, और नीचे से आई एस एच आया था। और आई एम प्लस आई एस एच किसके बराबर होता है, आई के। तो यहाँ से फिर आई बन गया ये आगे चलकर, ठीक है। ये पूरा एक बार केसीएल यहाँ लगा लो। यहाँ पर केस, ये आई 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। आई 2 पार्ट में डिवाइड कैसे हुआ, आई किस कैसे, एक पार्ट आई एम में चला गया, और एक पार्ट किस में चला गया, शंट वाली ब्रांच में चला गया। आपको पूछा क्या इस क्वेश्चन में, फाइंड आर एस एच। तो फॉर्मूला तो आपके सामने पड़ा है। तो बस आर एस एच कैसे निकालेंगे, देखो आर एस एच निकालने के लिए एक तो हमें आर एम चाहिए, ये ना, ये आर एम 9.9 नहीं 99 ओम है भाई, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू है ये, मतलब प्रीवियस ईयर में कहीं क्वेश्चन था, वहाँ क्वेश्चन 99 ओम। तो आर एम तो आपके पास है, मुझे फॉर्मूला लगाना है आर एस एच निकालने के लिए, ये आर एस एच है, आर एम अपॉन एम माइनस वन। मुझे आर एस एच का फॉर्मूला मिल गया, आर एम अपॉन एम माइनस वन, ठीक है बच्चों। आर एम कितना है,
99 दे रखा है, ये देखो आर एम। अब एम कितना होता है? एम होता है आई अपॉन आई एम। क्या मेरी बात से सहमत हो? आई एम, आई अपॉन आई एम होगा कि नहीं होगा? आई अपॉन आई एम, यस और नो? अरे अभी तो लिखवाया था आई अपॉन आई एम, देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू आई अपॉन आई एम, ये लिखा हुआ है। मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा कर करने का, अगर मतलब इस फॉर्मूला आप भूल गए तो। फॉर्मूला भूल गए तो क्या करेंगे तब, तब भी बताऊंगा, लेकिन अभी तो पहले करो। आई कितना है? अरे कितना है आई? 100। और आई एम कितना है? 10, है ना? आई है 100 मिली एम्पियर, और आई एम वाली ब्रांच में गया 10 मिली एम्पियर करंट। तो मिली से मिली कट गया, जीरो से जीरो, तो 10 आ गई। एम कितना आ गया? 10। तो एम की वैल्यू आ गई 10, और -1 है आगे, -1। तो एम कितना आया? हो सकता है पेपर में ये पूछ रहे व्हाट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो 10 आ रहा है भाई यहाँ पे। कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है? 10। अब इसको सोल्व करो। 99, 10 - 1 कितना होगा? 9। ये कट जाएगा इससे, 11 ओम। कितना आंसर आ रहा है? तो जो हमें अगर एक मीटर, ये मैंने एक मीटर दे रखा था जिसकी रेंज सिर्फ 10 मिली एम्पियर थी, अगर उसके अंदर 100 मिली एम्पियर करंट आप मेजर करवाना चाहते हैं, तो आपको उसके अक्रॉस RSH लगाना होगा, और वो शंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, और वो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 11 ओम। कितनी होनी चाहिए? 11 ओम। 11 आ रहा है। तो पेपर में पूछेगा फाइंड RSH, तो 4 ऑप्शन होंगे, उनमें एक ऑप्शन में लिखा होगा 11 ओम। ये इसका फाइनल आंसर। शंट मतलब पैरेलल, पैरेलल की ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है RSH, उसकी वैल्यू आएगी 11 ओम। क्या समझ में आया? हाँ जी स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो इसीलिए बोला था कि सर्किट थ्योरी ही इंपॉर्टेंट भी है इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली सर्किट थ्योरी के बिना काम। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स, तो देखा जाए आज की क्लास में मैंने MCQ को लेकर भी डिस्कशन शुरू कर दिया, आपको बताया चीज़ें, देखो ठीक है, इसी क्वेश्चन थे। और ये आपको थोड़ा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में बता दिया, ठीक है। और, और डेफिनेटली जो आपके ये जो टॉर्क है, ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल, इनके डिफरेंस को आप एक बार जरूर देख लें, इस पे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्क, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेटिंग डिफ्लेक्शन, नल टाइप, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स, और एरर पे डिफरेंट टाइप ऑफ लिमिटिंग एरर, गारंटी एरर, अलग से वो एक टॉपिक है, वो देख लेंगे। स्टिल एंड डाउट एंड डिफिकल्टी, स्टिल एंड डाउट एंड डिफिकल्टी आया समझ में? हाँ जी, आया समझ में स्टूडेंट्स? तो ये बेसिकली जो मेजरमेंट वाला चैप्टर है, ये बहुत स्कोरिंग पोर्शन है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ स्कोरिंग पोर्शन है, क्योंकि बिल्कुल एज आ रहा है सर्किट थ्योरी का लेकर, सर्किट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया इसका शॉर्टकट भी था, अगर इनकेस आप फॉर्मूला भूल जा रहे हैं तो शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा, उस पर काम करूंगा, डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ वो शॉर्टकट क्या है, कि कम टाइम में, लेकिन उस शॉर्टकट के लिए आपको थोड़ा सा सर्किट थ्योरी आना चाहिए, राइट। कोई थोड़ा सा सर्किट थ्योरी आना चाहिए। ये बहुत, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट, बहुत मेहनत लग रही है। आप लोगों को लग रहा है कि यार हमने तो पेमेंट कर रखी है और हम हमें हमारे पढ़ने का पूरा अधिकार है, लेकिन स्टूडेंट हम 8 से 10 घंटे लग जाते हैं क्वेश्चन को, नए नए क्वेश्चन फ्रेम करना, हर बार बैच को, क्योंकि पता नहीं कितने ही बैच पढ़ा दिए, वो रिकॉर्डेड भी मेरे पास पड़े होंगे, लेकिन मैं कभी रिकॉर्डेड नहीं देता आपको। हाँ कुछ कभी बार इमरजेंसी हो जाता है रिकॉर्डेड दे देता हूँ, हालांकि लाइव प्लस रिकॉर्डेड में रहता है, लेकिन आपने देखा होगा लाइव ही लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे रहता है कि हर बार तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन चेंज हो ही जाना है, तो चेंज हो रहा है तो फिर नई बात बनेगी, ठीक है। हाँ, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए।